नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन बेबीलोन के रिलीजन के बारे में। प्राचीन बेबीलोन जो कि पहले एक सभ्यता थी, बाद में एक सिटी स्टेट बना, बाद में एक किंगडम बना, उसके बाद वो साम्राज्य बना और एक नहीं बल्कि कई साम्राज्यों का ये एक केंद्र बिंदु रहा, उनकी राजधानी भी बना। तो यहाँ पे रहने वाले लोग किस तरीके के रिलीजन को फॉलो करते थे, कौन कौन से देवताओं को पूजते थे, उनके बिलीफ कैसे थे, उनकी मिथिकल स्टोरीज कैसी थी, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इनके रिलीजन और सोसाइटी के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट बेबीलोन सिटी या सिटी स्टेट या सभ्यता कहाँ पे स्थित थी प्राचीन काल में। तो आज से तकरीबन 4000 साल पहले यानी 2000 बीसी के अराउंड बेबीलोन नाम का एक शहर स्थित था, जो कि आज के समय इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण दिशा में खुदाई के माध्यम से आर्कियोलॉजिकली इसे फाइंड किया गया। और इसका जिक्र बहुत जगहों पे मिलता है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सिटी स्टेट माना जाता था, सिटी माना जाता था, जो कि एंशियंट पीरियड में आप 2000 बीसी से लेके 500 बीसी तक जाएंगे तो यहाँ पे बेबीलोन का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल हब हुआ करता था। यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट रहते थे, आर्किटेक्चर बहुत फेमस था इसका, यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि राजधानी भी रहा ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर और नियो बेबीलोनियन एम्पायर्स की, जिनके बारे में हम ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रहने वाले लोग जो बेबीलोनियंस थे वो किस तरीके के रिलीजन को फॉलो करते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो क्षेत्र है दोस्तों, जो आज के समय इराक, ईरान, सीरिया और ये तमाम जो क्षेत्र हैं, ये आज के समय इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं और इस पूरे मिडिल ईस्ट के आसपास के क्षेत्र में इस्लाम को ही फॉलो किया जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि नदियों के किनारे बसी हुई 4 सभ्यताएं थी जिनका जिक्र होता है, जिसमें भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो सभ्यता भी कहा जाता है। इसी दौरान इसी समय काल में, ये जो समय काल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये 3300 बीसी से 1300 बीसी का माना जाता है। एक्सट्रीम पॉइंट बोल रहा हूं मैं, जब अर्ली राइज हुआ और एकदम डिक्लाइन हो गया वो पीरियड, इसका 1300 बीसी का माना जाता है। उसी दौर में चाइना की होंगहो रिवर के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी, जिसे चाइनीज सभ्यता कह दीजिए या होंगहो रिवर वैली सिविलाइजेशन कह दीजिए। इजिप्ट की नाइल रिवर के किनारे बसी हुई सभ्यता, जिसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन या हिंदी में मिस्र की सभ्यता कह दीजिए। और मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है, मेसोपोटामिया क्षेत्र का नाम है क्योंकि मेसोपोटामिया के मीनिंग होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और दो नदियां कौन सी? टिग्रिस और यूफ्रेट, इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सभ्यताएं थी जिन्हें क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस कहा जाता है, जिसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, असेरियंस, अकेडियंस, एलामाइट्स, इस तरीके के कई लोग थे। अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों को ऑक्यूपाई किया, वहां पे अपनी सभ्यताओं को, वहां पे उनकी सभ्यताओं का राइज हुआ, फ्लोरिश हुए, कुछ किंगडम बन गए, कुछ साम्राज्य बन गए। तो सबसे प्राचीन थे इनमें से सुमेरियंस, जिनकी हिस्ट्री हमने पढ़ी थी कि 4000 बीसी से तकरीबन 1750 बीसी तक सुमेरियंस थे। उसके बाद जो है 2000 बीसी के अराउंड ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे बेबीलोनियंस का राइज होता है। बेबीलोनियंस वहाँ पे लोग जो हैं उनका राइज होता है। तो ये जो बेबीलोन सिटी स्टेट है, ये पहले एक छोटा कल्चर था यहाँ पे, फिर सिविलाइजेशन हुआ, फिर सिटी स्टेट बना, उसके बाद किंगडम बना और उसके बाद इनके पास पावर आई तो फिर ये बड़े एम्पायर के तौर पे भी जाने लग गए, जिसमें पहले ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर, फिर बीच में कुछ समय के लिए इनके हाथ से पावर चली गई और फिर नियो बेबीलोनियन एम्पायर। इनको हम पढ़ चुके हैं। तो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री की आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो आपको सुमेरियंस, अकेडियंस, बेबीलोनियन, असेरियंस, इन सभी का इतिहास यहाँ पे मिलेगा। इन लोगों के रिलीजियस बिलीफ की अगर हम बात करें तो इस मेसोपोटामिया रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में हजारों देवताओं की पूजा की जाती थी। बहुत सारी सिमिलरिटीज थी इन देवताओं में। सुमेरिया के अंदर क्षेत्र में जो देवता पूजे जाते थे, उनका प्रभाव बेबीलोनिया पे भी था, अकेडियंस पे भी था, असीरिया पे भी था। कई जगहों पे ऐसा था कि सुमेरिया में जिस देवता को चीफ माना जाता था वो असीरिया में नहीं माना जाता था, असीरिया में किसी दूसरे देवता को चीफ माना जाता था। असीरिया में जो क्रिएशन मिथ की जो कहानी है वो अलग मिलेगी सुमेरिया से, बेबीलोनिया में एक अलग मिलेगी। अलग अलग देवताओं को मानेंगे। जैसे यहाँ पे सुमेरियन रिलीजन को हमने रिसेंटली पढ़ा तो एनलिल नाम के एक देवता को सबसे चीफ डाइटी माना जाता था। यहाँ पे बेबीलोनिया की जब बात करेंगे तो यहाँ पे मार्डोक नाम के देवता को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंतर थे। और अगर बात करें सुमेरिया की, तो सुमेरिया सबसे प्राचीन सभ्यता तो थी जिसको 4100 बीसी से
लगभग 1750 तक पढ़ते हैं, लेकिन इसका दो पीरियड है, एक तो 1700 से लेके 2200 के आसपास, तो 2200 में इनका डिक्लाइन हो गया था, फिर थोड़े वापस इन्होंने अपनी पावर हासिल करी थी 2000 बीसी के अराउंड। तो जिस क्षेत्र पे सुमेरियंस थे वहां पे बेबीलोनियंस और अकेडियंस का भी बाद में दबदबा रहा और क्षेत्र पे कंट्रोल किया इन लोगों ने। तो सुमेरियंस की जो विरासत थी और जो उनका रिलीजन था, उनकी सोसाइटी थी, उसने बेबीलोनियंस और अकेडियंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो आगे चल के जब आप बेबीलोनियन रिलीजन को पढ़ते हैं, बेबीलोनियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसके ऊपर सुमेरियंस का भी प्रभाव था। तो इनकी बात अभी हम करेंगे। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन इस क्षेत्र में थी, फिर यही सी क्षेत्र में बेबीलोन आपको नजर आ रहा है, उस बेबीलोन ने भी इसी क्षेत्र के ऊपर रूल किया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जब क्षेत्र समान है, लोग समान हैं बहुत सारे, तो उनका रिलीजन भी बहुत हद तक समान होगा। कुछ उनके बीच में अंतर होंगे, कुछ रिलीजियस स्टोरीज, कुछ ट्रेडिशन, कुछ रिचुअल्स अलग होंगे, कुछ देवताओं को रिस्पेक्ट और डोमिनेंस अलग अलग दर्जे पे दी जाएगी, लेकिन काफी हद तक सिमिलरिटीज भी आपको नजर आएंगी। तो ये बेबीलोनिया का साम्राज्य था, ओल्ड साम्राज्य था, ये प्राचीन बेबीलोनिया या फर्स्ट ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर जिसे कहा जाता है, ओल्ड डायनेस्टी थी। ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर का जो इतिहास है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो थे वो थे हम्मुराबी। हम्मुराबी का समय जो था वो 1792 से 1750 के आसपास था। ठीक है, तो इस दौर में इन्होंने कहां पे रूल किया? तो ये क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये उर इरडू उरुक, ये शहर किसके थे? पहले सुमेरियंस के थे, इनके ऊपर इन्होंने रूल किया। तो बेसिकली आपको नजर आता है कि इसी क्षेत्र पे बेबीलोनियंस का दबदबा रहा। भले ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग उनकी ये क्षेत्र वाला था, बेबीलोन था, लेकिन उनका प्रभाव दूर दूर तक था और उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस दूसरे सुमेरियन वगैरह का था। बाद में अगर हम बात करें नियो बेबीलोनियन एम्पायर की, तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्षेत्र पूरा, ये नियो बेबीलोनियंस का था। इस दौर में भी इन्हीं तरीके के रिलीजियस बिलीफ को माना जाता था जो प्राचीन काल से फॉलो किया जा रहा था। और ये बात मैं कर रहा हूं आपको 625 से 539 बीसी की, यानी कि 5th सेंचुरी बीसी की, 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, जो कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। देखें तो कितनी पुरानी बात है, तकरीबन 2500 या 2600-2700 साल पहले की बात है। उस दौर में भी ये रिलीजन यहाँ पे फॉलो किया जाता था। बेबीलोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब था, इंटेलेक्चुअल सिटी थी, आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। ग्रीस से और दूर दूर से, रोम जैसी जगहों से लोग यहाँ पे स्टडी करने आते थे। तो ये बेबीलोन सिटी स्टेट जो था, ये जो सभ्यता थी, इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके सेंट्रल बिलीफ्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलीजन था वो पॉलीथिस्टिक था, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हजारों की संख्या में देवता थे इस क्षेत्र में। तो पॉलीथिस्टिक मतलब जहाँ पे बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। ये क्षेत्र जो है इसके ऊपर ऐसा चल रहा था। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे इसके पहलू थे रिलीजन के। और रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है समाज का भी, और इनके यहाँ पे तो पॉलिटिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट पहलू था। क्योंकि मेसोपोटामिया रीजन में, चाहे सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, चाहे बेबीलोनियंस की बात कर लीजिए, शुरुआती समय में इनको जो लोग गवर्न करते थे वो कौन थे? प्रीस्ट थे, वो रिलीजियस ऑफिशियल्स थे जो कि इनको रूल करते थे। वही सारी चीजें इनको बताते थे कि आपको क्या क्या करना है, क्या देवताओं की इच्छा है, ओमेन्स क्या है, देवताओं की इच्छाओं को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। कॉस्मोलॉजी का उसमें अंदर जो है कॉन्सेप्ट होता था। ग्रहों की हिसाब से ये लोग जो है स्टडी करते थे और जानना चाहते थे कि देवता क्या चाहते हैं। तो इस तरीके के कई एस्पेक्ट थे। तो लाइफ के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रभाव था रिलीजन का इनके ऊपर। और लोग ऐसे तक बिलीव करते थे, पूरे मेसोपोटामिया क्षेत्र में ही एक चीज बहुत कॉमन मिलती थी कि लोगों को ऐसा बिलीव था कि हम सब, हर व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई बोल सकते हैं ट्रेडर हो, सबका अपना अपना रोल है समाज के अंदर, और उन सभी को अपने अपने रोल को निभाना है। देवताओं के सपोर्ट में उनको करना है काम। देवताओं के को वर्कर्स मानते थे ये लोग अपने आप को, और मानते थे कि देवता जिस तरीके से इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मोलॉजी में पीस एंड वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम सभी को भी उस प्रयास में शामिल रहना चाहिए। हम सभी को नेचर के साथ एक समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो इस तरह से इनका रिलीजन इंपॉर्टेंट था। तो नेचर हो, चाहे सेलेस्टियल बॉडीज हो, चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज हो, सबके ऊपर इनके रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। बेबीलोनियन बिलीव्ड इन कॉस्मोलॉजी दैट डिवाइड द यूनिवर्स इनटू 3 लेवल। 3 भागों में यूनिवर्स को बांटते थे। हेवंस यानी स्वर्ग लोग, धरती लोग, और अंडरवर्ल्ड यानी धरती, स्वर्ग और पाताल लोग। अंडरवर्ल्ड को मतलब हम पाताल लोग बोल सकते हैं। उस तरीके से इनका रिलीजन था।
और पाताल लोक में लोग मरने के बाद जाते थे, हेवंस में सिर्फ देवता रहते थे। इनका ऐसा मानना नहीं था। आज के समय देखिए अलग अलग रिलीजन में ऐसी धारणा होती है कि जो लोग अच्छा कर्म करता है, जो इंसान अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो बुरा करता है वो नरक में जाता है। तो कई रिलीजन्स में इस तरीके की धारणाएं होती हैं, लेकिन इनका ऐसा वर्ल्ड व्यू नहीं था। इनका मानना था कि हेवन जो है, स्वर्ग जो है, जिसकी भी एक नहीं मल्टीपल लेयर्स थी, 3 हेवंस या कई जगह 7 हेवंस की बात हो रखी थी, वहां पे सिर्फ देवता रहते हैं। अलग अलग हेवंस में अलग अलग देवता रहते हैं। ह्यूमंस जो है वो जीवित अवस्था में तो धरती पे रहते हैं, और मरने के बाद वो कहाँ जाते हैं, जो अंडरवर्ल्ड है वहां पे जाते हैं, जो धरती के ही नीचे है कहीं पर। वहां पे एक देवता और एक देवी गॉडेस जो है, जिनका नाम है इरिस किंगाल, वो उसको रूल करती हैं, गवर्न करती है, और वहीं पे जाके लोगों को, उनकी आत्माएं जो है मरने के बाद वहां पे ट्रेवल करती हैं। तो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। इनकी जो रिलीजियस माइथोलॉजिकल कहानी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इनुमा इलिस। इसकी आगे बात करूंगा, इसकी पूरी कहानी की बात करूंगा। उस इनुमा इलिस के तहत हमें पता चलता है कि इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट और चीफ डाइटी थे, नेशनल डाइटी थे, उनका नाम था मार्डुक। मार्डुक जो है वो बेबीलोन के नेशनल डाइटी थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उसके बाद इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी प्रेयर, हाइम्स, सैक्रिफाइसेस और कई सारे फेस्टिवल्स होते थे, ताकि देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। और उनको फुलफिल करने के लिए कौन करता था, प्रीस्ट और प्रीस्टेस दोनों करती थी, जो कि इंटरमीडिएटरी होते थे लोगों और डिवाइन फोर्सेस के बीच में। मेसोपोटामिया रीजन में जब मैं अर्ली हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था, तभी भी मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रीस्ट और प्रीस्टेस दोनों होती थी। महिलाओं के अधिकार अच्छे थे सोसाइटी के अंदर शुरुआती समय में। बाद में आगे चल के एक ऐसा दौर आया जिसमें मेल डोमिनेंस हो गया और महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी डाउनफॉल हुआ, उनका डिक्लाइन हुआ। पहले जो है एकदम इक्वलिटी आपको नजर आती है बेबीलोनियन सोसाइटी में। उसके बाद बात करते हैं बेबीलोनियन रिलीजन का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है कि ये देवताओं की इच्छाओं को इंटरप्रिएट करने के लिए ओमेन्स को रीड करते थे। ओमेन्स को मतलब सिग्नल्स को, साइंस को ऑब्जर्व करते थे। और वो साइंस को कहाँ से लेते थे ये, इनका मानना था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो कि दूसरे ग्रह हैं या चांद सितारे हैं, उनकी जो है लोकेशंस को देखते हुए ये जानना चाहते थे कि ईश्वर की या देवताओं की इच्छा क्या है, उसके हिसाब से ही ये एक्शंस लेते थे। तो ये चीजें आपको अलग अलग रिलीजन्स में नजर आती हैं, चाहे ग्रीक रिलीजन की बात कर दीजिए, चाहे रोमन रिलीजन्स की बात कर लीजिए, और कई और भी ऐसे प्राचीन रिलीजन्स हैं जिनमें ये चीजें आपको नजर आती हैं कि वो देवताओं की इच्छाओं को जानने के लिए कुछ ओमेन्स और कुछ साइंस को जो है स्टडी करते हैं। उसके बाद इनकी जो लिगेसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने ना केवल अपने समाज की वजह से, अपने पॉलिटिकल ढांचे की वजह से, बल्कि रिलीजन की वजह से भी आसपास के क्षेत्रों के ऊपर काफी प्रभाव डाला, और उसका इन्फ्लुएंस जो है आने वाले समय पे देखने को मिलता है यहाँ पे भी। और इवन ग्रीक सोसाइटी तक इनका इन्फ्लुएंस था बेबीलोनियंस का, इनकी फिलोसॉफी का, इनके कॉस्मोलॉजी का, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में जो काम किया उसका प्रभाव आपको नजर आता है। और एंशियंट बेबीलोनियन सिटी जो है माना जाता है उस दौर की दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रोमिनेंट सिटी हुआ करती थी। तो ये एंशियंट बेबीलोन के बारे में है। अब इनके ऊपर सुमेरियंस का क्या प्रभाव था। सुमेरियन के जो पहले के लोग थे यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिनके लिए कई क्रेडिट इनको जाते हैं कि इन्होंने दुनिया में सबसे पहले अर्बनाइजेशन शुरू किया। सबसे प्राचीन दुनिया का शहर जो आज तक खुदाई में मिला है आर्कियोलॉजिकली, वो उरुक है, उर है, इरुडू है। ये शहर बहुत प्राचीन है। तो ये सभ्यता जो थी, सुमेरियन सभ्यता, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में माने जाते हैं कि सबसे पहले वो लोग थे जिनको लिखना आता था। 3500-3600 बीसी के अराउंड इन्होंने राइटिंग शुरू कर दी थी। ये लोग जो रिलीजन फॉलो करते थे उसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर तक पड़ा, बेबीलोन के ऊपर, क्योंकि बेबीलोनियंस बाद में आए इस क्षेत्र के ऊपर, बाद में बेबीलोनियंस का प्रभाव हुआ। तो बेबीलोनियंस के पास सुमेरियंस की सारी देन थी, पहले से लेगेसी थी। तो तकरीबन 6-7 हजार साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 5100 बीसी से ही इनकी जो है पहले कल्चर था, फिर 4100 बीसी से आते आते सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी सुमेरियंस की। तो वो जो है प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। सुमेरियंस का जब डिक्लाइन हुआ तकरीबन 2200, 2300, 2500 के आसपास, जब डिक्लाइन फेज में थे, उस समय बेबीलोन जो है वो राइज की तरफ हो रहा था, उसका प्रोमिनेंस बढ़ रहा था। तो पहले सेमेटिक पॉपुलेशन भी यहाँ पे रह रही थी, फिर नॉन सेमेटिक पीपल भी यहाँ पे रहने लगे। सेमेटिक भाषाएं हैं बेसिकली, तो अलग अलग भाषाओं के हिसाब से उनका डिवीजन हो रखा है। तो फिर यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर बेबीलोनियंस का प्रभाव पड़ा, और सुमेरियंस का प्रभाव पड़ा।
अब सुमेरियंस ने ऑलरेडी यहाँ पे जो चीजें थी उनको लिखा था। सुमेरियंस के पास अपनी जो है लैंग्वेज भी थी, उनके पास लिखने का तरीका भी था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कनिफॉर्म नाम की एक स्क्रिप्ट में चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया था। लिखा किसके ऊपर? इस तरीके के क्ले टैबलेट्स के ऊपर। क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के टैबलेट्स बनाए गए, उनके ऊपर लिखा और उसके बाद सन रेज के सामने उनको सुखाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इन्होंने आगे आने वाली जनरेशन्स को, आगे आने वाली सिविलाइजेशंस को और किंगडम्स को विरासत में दे दी। किसने? सुमेरियंस ने। तो सुमेरियंस की सारी चीजें इनके पास थी, उनके रिलीजियस बिलीफ थे, उनके रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनकी मिथिकल स्टोरीज थी, उनके देवताओं के बारे में उनको पता था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सुमेरियंस ने जब आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाली सभ्यताओं को दी, तो बेबीलोनियंस ने भी इनको अपनाया। बेबीलोनियंस ने क्या क्या चीजें अपनाई? सुमेरियंस के गॉड को अपनाया, सुमेरियंस के बहुत सारे देवताओं को तो यूं का त्यों अपना लिया, कई देवताओं को उन्होंने नाम बदल के अपना लिया, कई देवताओं के ऊपर जो है उनका पोर्टफोलियो बदल दिया। जैसे अन्नु, एनिल, एनकी, इनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे सुमेरियन सिविलाइजेशन के, इनको इन्होंने अपनाया। कईयों को यूं का यूं अपना लिया और कईयों के कुछ ना कुछ चेंज कर दिए, कुछ वेरिएशंस देखने को आपको मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल दिया। अब जैसे कि सुमेरियंस के समय पे किंगशिप जो है वो एक डिवाइन मानी जाती थी, कि जो राजा है वो ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पे हमें रूल कर रहा है। कैसे? पहले जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, वो रूल करते थे। बाद में राजा का जब कॉन्सेप्ट आया तो राजा को भी इसी तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया कि राजा जो है उसको अधिकार किसने दिया है रूल करने का? ईश्वर ने दिया है, वो ईश्वर की इच्छा से रूल कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन किंगशिप का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सुमेरियंस ने, उसको आगे चल के बेबीलोनियंस ने भी स्वीकार किया और बेबीलोन की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। और वहां के राजाओं को भी ये समझ में आ गया कि अगर हमें रूल करना है तो लोग अगर हमें ये समझेंगे कि हम ईश्वर के मर्जी से, ईश्वर की इच्छा से अगर हम रूल कर रहे हैं तो लोग हमें अपनाएंगे और हमें अपना राजा मानेंगे। ठीक है, ये चीज हुई। उसके बाद इन्हीं के इन्फ्लुएंस को देखा जाए तो अकेडियंस और सुमेरियंस भी काफी सिमिलर थे, क्योंकि उसके बाद अकेडियन सिविलाइजेशन के साथ साथ अकेडियन एम्पायर बना। सुमेरियंस के क्षेत्र के ऊपर अकेडियंस ने रूल किया। तो अकेडियंस ने भी शुरुआती समय में वो कनिफॉर्म वाली स्क्रिप्ट को ही अपनाया था। जो आज के समय अल्फाबेट वगैरह हैं ये तो बाद में आए, अल्फाबेट्स वगैरह तो बाद में आए थे। शुरुआती समय में जो यहाँ पे सिंबॉलिक लैंग्वेज थी वो सिंबल्स में लिखी जाती थी, तो उसी भाषा को बेबीलोनियंस ने भी अपनाया। और बेबीलोनियंस ने भी जो अपनी मिथिकल स्टोरीज को लिखा तो उसमें इसी टेक्स्ट को इस्तेमाल किया, इन्हीं कमिंग फॉर्म जो स्क्रिप्ट है उनको इस्तेमाल किया। मार्दुक की जो इनुमा इलिश वाली जो कहानी है उसमें भी आपको यही वर्क मिलता है, यही स्क्रिप्ट मिलती है। इसकी आगे हम बात करेंगे। तो बेबीलोनियन गॉड्स की हम बात कर लेते हैं। बेबीलोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डाइटीज है वो तो मार्दुक थे, ऑब्वियसली मार्दुक इनके नेशनल गॉड थे। लेकिन इनलिल जो कि पहले से सुमेरिया के भी गॉड थे, इनकी जो भी सुमेरिया में गॉड थे इनको ईए भी बोला जाता था, इया। इनाना जो एक देवी पहले से थी, नाबू एक देवता थे, इनको माना जाता था, नानुस्वेन, निरशांग, उटू सन गॉड, इन सभी को माना जाता था। लेकिन यूं का त्यों भी नहीं, कई देवताओं को यूं का त्यों मान लिया और कईयों को थोड़ा बहुत चेंज करके मान लिया। तो यहाँ पे हर एक सिटी में जब बेबीलोनियन एम्पायर्स की बात करते हैं तो बेबीलोनिया के अंदर कई सारी सिटीज थी जहां पे हर अलग अलग जगह पे, कहीं पे इनलिल को बहुत इंपॉर्टेंट देवता माना जाता था, कहीं पे इनकी को इंपॉर्टेंट माना जाता था, कहीं पे इनाना देवी को माना जाता था। लेकिन स्टिल मार्दुक वाज द चीफ डाइटी, जो कि राजधानी बेबीलोन के चीफ डाइटी भी थे, उनके नेशनल गॉड भी थे। तो इन सभी देवताओं को माना जाता था। और इनलिल देखा जाए तो सुमेरियन सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे और मार्दुक किसके? बेबीलोन के थे। तो इनको देखिए, इनलिल जो है जो कि गॉड ऑफ एयर एंड लॉर्ड ऑफ द घोस्ट लैंड माना जाता है, इनकी को गॉड ऑफ वाटर माना जाता है, सिन को मून गॉड माना जाता है, उटू को सन गॉड माना जाता है। यहाँ पे मून गॉड और दूसरे नाम से भी जाने जाएंगे। मार्डुक देखिए, ये मेसोपोटामिया के रीजन के कई देवता हैं, मार्डुक हुए, अनु हुए, इनाना देवी हुई, इरेशी किंगाल हुई जो कि अंडरवर्ल्ड की, और अंडरवर्ल्ड जो कि पाताल लोक है उसकी देवी हैं। नरनेल जो है, नरेगल जो है वो इन्हीं ऋषिगाल के हस्बैंड हैं। पहले तो नरगल नाम का कोई देवता था ही नहीं सुमेरियन सिविलाइजेशन में, बाद में इनको इंट्रोड्यूस किया अकेडियंस के समय पे। अकेडियंस ने मेल डोमिनेंस को पैट्रोनेज दी थी, एक तरह से मेल डोमिनेंस को बढ़ावा दिया था। उन्होंने फीमेल जो इक्वलिटी है उसको कम कर दिया था। तो उस समय यहाँ पे क्योंकि
पाताल लोक की एक देवी थी, तो उनके हस्बैंड के तौर पे नरगल नाम के देवता को इंस्टॉल किया गया और उनको सेकेंडरी बना दिया गया, जो कि पहले देवी थी यहाँ पे। ऐसे कई देवता थे यहाँ पे जिनके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो मार्डुक जो है वो तो द गॉड ऑफ, आप कह सकते हैं, पावर, जस्टिस एंड फर्टिलिटी माने जाते हैं। बेबीलोनिया के सबसे सुप्रीम डाइटी थे और इनका जो राइज है, इनका जो डोमिनेंस है, प्रोमिनेंस है, आप कह सकते हैं, वो कब बढ़ना शुरू हुआ था? ओल्ड बेबीलोनियन पीरियड में, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कब था? 19th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच का जो दौर था, उस दौर में इनका डोमिनेंस बढ़ा। मार्डुक के बारे में कहानियां लिखी गई और मार्डुक को सबसे सुप्रीम डाइटी, क्रिएटर गॉड माना गया। इस तरह से चीजें हुई। इश्तार जो है वो गॉडेस ऑफ लव, फर्टिलिटी एंड वॉर मानी जाती हैं। इनको ये एक बहुत ही पावरफुल फिगर मानी जाती है, उससे भी पहले के दौर से ही मानी जाती थी इनको। तो इनको भी इन्होंने अपनाया बेबीलोनियंस ने। ये अकेडियंस में भी और सुमेरियंस के समय से ही देवी थी यहाँ की। अलग अलग फॉर्म्स में मेसोपोटामिया में अगर देखें, ना केवल बेबीलोनिया के क्षेत्र में, सुमेरिया में भी, अकेडिया में भी, असीरिया में भी, सब क्षेत्रों में इनको फॉलो किया जाता था, अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता था। शमस जो है वो कि सन गॉड थे, गॉड ऑफ जस्टिस भी इनको माना जाता था। तो यहाँ पे शमस भी हैं और उटू भी हैं। उटू को भी सन गॉड के तौर पे माना जाता था। तो कई जगह उटू को, कई जगह शमस को सन गॉड के तौर पे और गॉड ऑफ जस्टिस के तौर पे भी इनको माना जाता था। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट देवता थे जिनको माना जाता है कि ये कई राजाओं ने आगे चल के, मैं जब आपको पढ़ा रहा था, आई थिंक असेरियन किंगडम पढ़ा रहा था, असेरियन एम्पायर पढ़ा रहा था, जहां पे शमस को उन्होंने इस तरह से माना था कि हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हुमाबी को ने शायद, जो हुमामी ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर के राजा थे, वो शमस को बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, इनकी अभी जिक्र भी होगी बात आगे, इनके बारे में जब मैं आगे आपको ये बेबीलोनियन इनुमा इलिस जो क्रिएशन मिथ है इनका, ये पढ़ाऊंगा, तभी भी ईया की बात होगी। तो गॉड ऑफ विजडम, मैजिक एंड फ्रेश वाटर है ये अपसू, स्वीट वाटर के साथ एसोसिएट है और क्रिएटर ऑफ ह्यूमैनिटी के तौर पे भी इनको देखा जाता है, जो अपसू हैं उनको। तो इस तरह से चीजें हैं। और उसके बाद गॉड नरगल और गॉडेस इरेशिगल जो है गॉड एंड गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड वॉर मानी जाती हैं, जो पाताल लोक और युद्ध की देवी और देवता के तौर पे इनको देखा जाता है। हस्बैंड वाइफ में ये नरगल एंड इरेशिगल। तो ये पहले तो इरेशिगल ही थी, ये और प्राचीन देवी हैं, लेकिन बाद में नरगल नाम के देवता को इनके पति के तौर पे माना गया अकेडियन पीरियड में। ठीक है, अब इनके क्रिएशन मिथ की बात कर लेते हैं कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते थे। तो इनुमा इलिश का मतलब होता है वेन ऑन हाई। वेन ऑन हाई ये इनकी शुरुआती लाइन थी इस बेबीलोनियन क्रिएशन मिथ की, तो इसी से इसका नाम इनुमा इलिश पड़ गया, इसी से रख दिया गया। इसमें तकरीबन 1000 लाइन का पूरा वर्णन है, जिसमें 7 क्ले टैबलेट्स मिले हैं। उन क्ले टैबलेट्स के ऊपर सुमेरो अकेडियन कनीफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं। हर एक टैबलेट में 115 से 170 लाइन के बीच में चीज़ें लिखी गई हैं और बताया गया है कि कैसे देवताओं ने निर्माण किया धरती का और बाकी चांद सितारों का, जो भी चीज़ें हुई, जो कि हर एक रिलीजन में होती हैं क्रिएशन मिथ में, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी किस तरीके की कहानी है इन क्ले टैबलेट से जो हमें पता चलती हैं। अब ये इनुमा इलिश लिखा किसने, किसी को नहीं पता। किस समय पे लिखा गया एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि तकरीबन 14th सेंचुरी बीसी में लिखा गया। ओल्ड एम्पायर जो था, ओल्ड साम्राज्य जो था बेबीलोनिया का, जो उसका डिक्लाइन फेज था, उस समय पे लिखा गया। और उस समय माना गया इस इनुमा इलिस के हिसाब से कि सबसे पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, न तो आसमान था, न जमीन थी, सिर्फ वाटरली केओस था, सिर्फ पानी का, क्या बोल सकते हैं, कीचड़ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था, वाटरली केओस था। इनुमा इलिस में ऐसा लिखा गया। और वाटर भी 2 तरीके का था, एक तो सी था, समुंदर था, जिसकी देवी थी गॉडेस टियामत। गॉडेस टियामत जो है वो समुंदर, यानी कि खारे पानी और बहुत बड़े समुंदर होते हैं, समुंदर आप जानते हैं कि विशालकाय पानी का जो है स्रोत है, उसकी देवी है टियामत। और स्वीट वाटर या अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके देवता थे अपसू। अपसू और टियामत ने जब मिलन किया और उनका वाटर आपस में मिला तो देवताओं का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। और देवताओं का जब जन्म हुआ तो देवताओं के जन्म के बाद बहुत सारे देवताओं का जन्म हुआ, एक नहीं बल्कि कई देवताओं का जन्म हुआ। अब इन सभी देवताओं की, कई देवताओं की बात होगी।
तो सबसे पहले जो देवता का पेड़ पैदा हुआ वो थे लाहमू और लहमू। लहमू और लाहमू दो देवता थे जो कि पावर ऑफ सिल्ट को रिप्रेजेंट करते थे। फिर नेक्स्ट थे अंशर और किशर। अंशर और किशर जो है वो होरिजन को रिप्रेजेंट करते थे, और अंशर और किशर के मिलन से स्काई गॉड अनु का जन्म होता है, और उसके बाद अनु के जो बच्चा है वो इनकी होता है, या इनकी या ईया होता है। तो मैं आपको एक बार इनकी फैमिली ट्री दिखाई ही देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अपसु जो कि गॉड ऑफ फ्रेश वाटर है, स्वीट वाटर है। टियामट जो कि गॉडेस ऑफ सी हैं, खारे पानी की देवी हैं। उनके मिलन से बहुत सारे देवताओं का जन्म होता है। उनमें से अंशर और किशर ये इंपॉर्टेंट है, इनके से ही आगे चल के अनु का जन्म होता है। अनु और निंटू का जो विवाह होता है और उनके बच्चे जो होते हैं वो हैं इनलिल, इश्तार, ईया की वाइफ हैं दमकिना, और दमकिन और ईया के बेटे हैं मार्डुक जो कि चीफ डाइटी बनेंगे। कैसे बनेंगे ये कहानी अब आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले अपसु और टियामट का मिलन हुआ और देवताओं का जन्म हुआ। अब देवताओं के जन्म के बाद आगे चल के ये जो यंगर गॉड्स हैं, जो नए देवताओं का जन्म हुआ, ये बहुत ज्यादा उत्सुक थे, शोर शराबा बहुत मचाते थे, और उनकी जो शोर शराबे की जो एक्टिविटी थी और उनके कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से अपसु और टियामट बहुत ज्यादा अपसेट हो गए, गुस्सा हो गए। अपसु कौन है? गॉड ऑफ स्वीट वाटर। टियामट कौन है? गॉडेस ऑफ सी। अब अपसु इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं सारे देवताओं को मार दूंगा, इन छोटे बच्चों को, इन छोटे देवताओं को मार दूंगा, मतलब उनसे नीचे वाले जो देवता हैं जो कि परेशान करते हैं, इन सभी को मार दिया जाएगा। अब टियामट जो कि गॉडेस ऑफ सी हैं वो इस बात से सहमत नहीं होती है। उनको लगता है कि भले ही ये देवता जो हैं वो सही रास्ते नहीं चल रहे हैं, या ये शोर शराबा करते हैं, या जो भी रीजन थे जिसकी वजह से हम परेशान हैं, लेकिन इनको मारना तो नहीं चाहिए, मारना ठीक नहीं है, मारना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो टियामट जिनमें मदरहुड होता है, उनकी ममता जाग जाती है, और वो अपने एक ग्रेट ग्रैंडसन ईए को या इनकी को ये बात बता देती हैं कि तुम्हारे परदादा जी तो तुम सबको मारने वाले हैं, तुम सबको मारेंगे वो, तो इसलिए तुम कुछ ना कुछ उनसे बातचीत करो या क्या करो, उनको कहीं ना कहीं युद्ध में हरा दो जिसकी वजह से तुम सब बच जाओ, अदरवाइज वो तुम सबको मार देंगे। तो ईए ने क्या किया या इनकी ने क्या किया, उसने कुछ इस तरीके के मंत्र जाप किया जिसकी वजह से अपसु जो है वो डीप स्लीप में चले गए, बेसिकली बेहोश हो गए, और उसके बाद डीप स्लीप में ही उनकी हत्या कर दी गई ईए के द्वारा या इनकी के द्वारा। अब अपसु की वाइफ कौन है? टियामट। टियामट ने ये कह तो दिया था इनकी को कि भाई तुम कुछ ना कुछ करो, अपने ग्रैंड फादर को रोको मारने से, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे पति को मार ही देना। अपसु को मारने की बात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने ये ने तो अपसु को मार ही दिया। तो मार दिया तो उसकी वजह से बहुत नाराज हो गई टियामत, और उन्होंने भी ये कसम खाई कि वो जो है अब इन सबको मार देंगी। तो ईए ने उसके बाद उनके ऊपर सबसे पहले तो क्या किया, इनको मार के, अपसु को मार के उसके ऊपर अपना घर बनाया, और एक अपनी दमनिका नाम की जो वाइफ है उनसे विवाह किया, दमनिका नाम की देवी, उनसे दमकिना से शादी करी, और दमकिना और इनकी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम बना मार्दुक, जो कि एक बहुत ही ताकतवर प्रिंस बना, ताकतवर गॉड बना। शुरुआत से ही वो मैजेस्टिक था, पावरफुल था। अब टियामत बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उनके पति को इनकी ने मार दिया था, उसने पावर कैप्चर कर ली थी और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट देवता बन गया था। उसने एक क्या बोलते हैं, बहुत सारे ड्रैगन्स को और बहुत सारे मॉन्स्टर को जन्म दिया, और उसके बाद उसने कहा कि वो सभी देवताओं को मार देगी, जो भी ये इनकी और इनका परिवार है उन सभी को मार देगी। लेकिन उसके बाद तक क्या होता है कि मार्दुक बहुत ताकतवर हो जाता है, और मार्दुक जो है वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को मार देता है, युद्ध में हरा देता है, और दो भागों में काट देता है। दो भागों में काट के एक भाग से पृथ्वी को बना देता है और एक भाग से हेवन को बना देता है। और तब से मार्दुक को एक क्रिएटर के तौर पे जाना जाने लगा। और उसके बाद जो बाकी जो डिटेल है उसमें ये बताया गया कि मार्दुक ने बाद में कॉस्मस को बनाया, फिर ह्यूमन बीइंग्स को बनाया, फिर बहुत सारे और देवताओं को बनाया जिनको कॉस्मिक ऑर्डर को फॉलो करना था, कॉस्मिक ऑफिसर्स को बनाया, उनको उनके काम दिए गए। तो मैं आपको शॉर्ट में फिर से स्टोरी बता देता हूं कि टियामट जो कि गॉड ऑफ सी हैं, अपसु जो कि गॉड ऑफ फ्रेश वाटर हैं, दोनों के मिलन से
बहुत सारे देवताओं का जन्म होता है, लेकिन वो देवता जो हैं वो थोड़ा अपने काम को सीरियसली नहीं लेते या फिर परेशान करते हैं अप्सु को, तो अप्सु नाराज होकर इन सभी को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तियामत जो है वो ये बात ईए नाम के देवता को बता देती हैं, जिसका नाम इनकी भी है। ये ईए जो है ये बात सुन के अप्सु को मार देता है, और अप्सु को मारने के बाद वो तियामत जो है वो नाराज हो जाती हैं ईए से, उन सभी देवताओं से। तो वो तो अपनी प्लानिंग करती हैं कि वो इन सभी देवताओं को मार देंगी, लेकिन ईए का बेटा मार्दुक जो है वो तियामत को भी मार देता है, और फिर वो चीफ डाइटी बनता है। तियामत के दो भाग करके धरती बनाता है, हेवन बनाता है। तियामत जो कि अपने आप में क्या है, गॉडेस ऑफ सी है, बेसिकली बहुत बड़ा समुद्र है। तो ये इनकी कॉस्मोलॉजी को बताती है, ये इनुमा इलिस नाम की क्रिएशन मिथ, जिसमें 7 टैबलेट मिले हैं, क्ले टैबलेट्स मिले हैं, जिसके ऊपर ये कहानी मेंशन है। तो ये इस तरीके की इनकी धारणा थी, इस तरीके की इनकी स्टोरी है जो कि इसमें बताई गई है। फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो नियो बेबीलोनियन पीरियड में, नियो बेबीलोनियन पीरियड मैंने आपको बताया था ना, 626 से 539 के बीच का जो पीरियड था, उस समय ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। और जो पहला महीना होता था बेबीलोनियन मंथ्स का उनके कैलेंडर के हिसाब से, जिसका नाम था निशानु, उसके पहले दिन ये सेलिब्रेट करते थे, जो कि आज के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अप्रैल मई महीने के आसपास आता था। और ये फेस्टिवल जो है वो जो अर्थ का रिक्रिएशन हुआ उसी के ऊपर आधारित है, जो मार्डुक को सपोर्ट करती है। मार्डुक ने किस तरीके से धरती का निर्माण किया और कॉस्मोलॉजी का निर्माण किया, उस क्रिएशन मिथ को ही सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता था नियो बेबीलोनियन पीरियड में। फिर अगर हम बात करें आइडल्स, जो मूर्ति पूजा है, स्टैचूज है, उसका कितना इंपॉर्टेंस था इस बेबीलोनियन पीरियड में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है कि ये सभी देवताओं की मूर्तियां बना के उनकी पूजा करते थे। मूर्ति पूजन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इनका मानना था कि अगर मूर्ति का अपमान किया जाए, मूर्ति को तोड़ा जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ा अपशगुन है। फॉर एग्जाम्पल कि एक समय पे क्या हुआ था कि असेरिया ने अटैक किया था बेबीलोनिया के ऊपर, और बेबीलोनिया का राजा हुआ करता था उस समय मार्डुक अबा इदीनी सेकंड, और असेरिया का राजा हुआ करता था सेनाचेरिब। अब बेबीलोनिया के राजा मार्डुक अबा इदीनी सेकंड ने अपने आप को बचाने के लिए वो स्टैचूज, बेबीलोन के स्टैचूज को अपने साथ लेके गया ताकि वो आर्मी का मुकाबला कर सके। उसे लगा कि देवता मेरी मदद करेंगे, लेकिन सेनाचेरिब ने इन मूर्तियों को भी तोड़ दिया और बेबीलोन के कई मंदिरों को तोड़ दिया, जिसका खामियाजा ना केवल बेबीलोनियंस को भुगतना पड़ा। बेबीलोनिया तो उस समय हार गया था, बेबीलोन सिटी स्टेट तो एक बार के लिए हार गया था, लेकिन सेनाचेरिब को भी उसी के बेटे ने भी मार दिया, क्योंकि बेबीलोन के देवताओं की इतनी ज्यादा महत्वता थी, इतनी सिग्निफिकेंस थी कि उसके कोर्ट के लोग, सेनाचेरिब असीरिया के राजा के कोर्ट के लोग इतना ज्यादा भयभीत हो गए, उनको लगा कि देवताओं का कहर बरसेगा हम पे और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो सेनाचेरिब के बेटे ने खुद के पिता को ही मार दिया कि तुमने वहां की मूर्तियों को क्यों तोड़ा, टेम्पल्स को क्यों तोड़ा। भले ही शहर को सैक कर लिया होता, यहाँ के लोगों को मारा होता, लेकिन मंदिरों को और मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना था। तो आइडल्स की इतनी इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे, पूरे मेसोपोटामिया रीजन में ही, बेबीलोन में तो थी लेकिन मेसोपोटामिया के बाकी क्षेत्रों में भी थी। मैजिक और इनकांटेशंस पे भी ये लोग बिलीव करते थे। इनका मानना था कि मानना क्या था, ये चार्म्स और रिचुअल्स और इस तरीके की चीजें करते थे कि इविल स्पिरिट्स को दूर रखा जाए, किस तरीके से, किस तरीके के जो बीमारियां हैं वगैरह हैं उनको भी ठीक करने के लिए इस तरीके के मंत्र जाप वगैरह करते थे। इस तरीके की चीजें ये थी कि बेनवेलेंट माल वेलेंट जो फोर्सेस थी, जो बुरी ही दुरात्माएं थी, उनको दूर रखने के लिए कुछ अलग अलग तरीके के जाप करते थे। तो जाप वगैरह भी होते थे, मंत्र जाप वगैरह करते थे लोग, ये चीजें थी। फिर अगर हम बात करें कि आफ्टर लाइफ में तो बिलीव करते ही थे। फ्यूनरली प्रैक्टिसेस किस तरीके की होती थी, तो आफ्टर लाइफ इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद जाता तो सीधा अंडरवर्ल्ड में ही है, पाताल लोक में ही है। वहां पे देवता कौन है, इरिक्शिगाल एंड नर्गल। नर्गल जो है वो उनके हस्बैंड है, इरिक्शिगाल जो है वो पहले के समय से ही मेसोपोटामिया के अलग अलग रीजन में अंडरवर्ल्ड की देवी मानी जाती थी। यहाँ पे इनका एक ये था कि फ्यूनरली प्रैक्टिसेस जिस तरीके की होगी, जिस तरीके से व्यक्ति को दफनाया जाएगा उस हिसाब से उसके साथ बर्ताव होगा, उस तरीके से आगे उसकी आफ्टर लाइफ होगी। जीवन में उसने क्या क्या कर्म किए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन उसकी फ्यूनरली प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण थी। तो फ्यूनरली प्रैक्टिस जितनी बेहतर होगी उतना ही उसको स्मूथ पैसेज मिलेगा आफ्टर लाइफ में। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की खुदाई के माध्यम से यहाँ पे हमें इस तरीके के अवशेष मिले जिसमें
कुछ रिच फ्यूनरल्स मिले हैं, कुछ बहुत ही नॉर्मल नॉमिनल फ्यूनरल्स मिले हैं। तो इस तरीके के कॉफिन्स भी मिले हैं, गजल कॉफिन्स भी मिले हैं में इस बेबीलोनिया रीजन में ब्रिटिश म्यूजियम में इस तरीके के रखे गए कॉफिन जो खुदाई में मिले, जिससे पता चलता है कि इनके लिए फ्यूनरल प्रैक्टिसेस बहुत महत्वपूर्ण थी। ये मानते थे कि फ्यूनरल जितना बेहतर होगा उतना ही उसकी आगे की जो जर्नी है वो बेहतर होगी। इस तरीके की चीज़ें थी। तो ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर हो, चाहे नियो बेबीलोनियन एम्पायर हो, चाहे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो, जिसकी शुरुआती समय में वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से काफ़ी प्रभावित थी, उसके बाद आने वाले समय में उन्होंने अपने रिलीजन की कई मिथिकल स्टोरीज भी लिखी और अपने रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर काफ़ी सारा काम किया और अपने रिलीजन को अपने हिसाब से उन्होंने चलाया, जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट प्राइस में ये आपको मिलेंगे, जिनमें आपको वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी मुहैया कराए जाते हैं। साथ ही चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के इंस्टाग्राम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।